डियर ऑल, आप सभी का स्वागत है अविद्या में। मैं रंजीत शाह। हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस इन इक्वेशन क्लास 10 साइंस का, जिसका ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है एक इक्वेशन के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को करने से पहले हम कुछ पॉइंट को समझते हैं। सपोज कीजिए पिछले क्लासेस में हमने एक एग्जांपल लिया था। उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने जो एग्जांपल चूज किया था वो एग्जांपल हमारा था H2 प्लस O2 और ये हमें मिलकर देता है वाटर 2H2। दिस इज द बैलेंस्ड किया हुआ है। बैलेंसिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी केमिकल चेंजेस को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोजन है, दैट इज हाइड्रोजन, एंड दिस इज ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा गैसियस स्टेट में होता है और ये ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस स्टेट में होता है, और ये दोनों मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक लिक्विड स्टेट में होता है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दो गैसियस रिएक्शन कंबाइन होके, दो गैसियस चीजें कंबाइन होके एक वाटर का फॉर्मेशन कर रही है, वो तो जो लिक्विड स्टेट में उस स्टेट में जा रही है। बेसिकली क्या चेंज हो रहा है? फिजिकल स्टेट का चेंज हो रहा है, और अगर फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो वो एक केमिकल रिएक्शंस होता है, और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो केमिकल चेंजेस के कारण हो रहे हैं। इस रिएक्शंस को हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। ये जो हमने लिखा है यही हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशंस है। यही हमारा केमिकल इक्वेशन है। और ये केमिकल इक्वेशंस हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देती है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, उस अकॉर्डिंग केमिकल इक्वेशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज a brief representation of chemical changes in a terms of symbol or formula of substance involved. ओके, आप ऑलरेडी जानते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखा था, ये जो मैंने केमिकल रिएक्शंस लिखा था, उसमें ऑलरेडी फिजिकल चेंज हुआ है। इट मींस व्हाट? अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, उस केमिकल रिएक्शन में डेफिनेटली केमिकल चेंज हुआ है, तो उस केमिकल चेंज को हम एक सिंबल या फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक रिएक्शंस के फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में, उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन, तो इसको हमने सिंबल के फॉर्म में क्या लिखा है? H2। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन है, इसको हमने क्या लिखा है? O2। और यहाँ पे वाटर है, ये कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल, इसको हमने क्या लिखा है? H2। तो इसको हमने क्या किया? एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन में हमने केमिकल चेंजेस को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सिंबल एंड फॉर्मूला। इसी को क्या कहते हैं हम? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके कारण? केमिकल चेंज के कारण। और उस केमिकल चेंज को हम जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आइए हम सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। अब आपने सपोज कीजिए कि आपने इक्वेशन लिखा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा था। इक्वेशन क्या था हमारे पास? H2 प्लस O2, और ये मिलके फॉर्मेशन कर रहा था हमारा वाटर का, लिक्विड, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो H2O का मास, राइट, एक दो O2 का मास, और यहाँ पे H2O का मास। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ओबे करने का मतलब ये है कि बिफोर रिएक्शन जो केमिकल सब्सटेंसेस के मास थे, और आफ्टर रिएक्शन जो केमिकल सब्सटेंस बने हैं
उनके जो मास है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो सेम होगा। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेंगे। इसीलिए इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको एक इक्वेशन का टर्म दिया गया है जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन भी आप जानते हैं, कहीं पे हम इक्वेशन को क्या इक्वालिटी के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वालिटी होने का मतलब उन दो आरएचएस और एलएचएस को हम क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। ये दोनों क्या है, इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेंगे और जितने भी एटम का पार्टिसिपेशन रिएक्टेंट में है उतने ही एटम का पार्टिसिपेशन हमारे किस में होगा, प्रोडक्ट में भी होगा। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो जाएगा। इसलिए इसकी बैलेंसिंग की भी हमें जरूरत होती है, तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे कर पाएगा। तो इसी के लिए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है बैलेंसिंग, उसको हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इसी पॉइंट को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। ये जो हमारा एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप क्या कहेंगे, एक जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन रिलीज करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिंक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्यों रिएक्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होके केमिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस इज नोन एज रिएक्टेंट। The substance which take part in a chemical reactions are called reactants। और जो चीज का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो द सब्सटेंस formed as a result of chemical change during a chemical reaction are called products। और यहाँ पे जिंक सल्फेट और एक हाइड्रोजन क्या है, हमारा एक प्रोडक्ट है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, इसके लिए हम ये एरो के सिंबल का यूज करते हैं। एरो की डायरेक्शन जिधर है वो हमारा प्रोडक्ट साइड होता है ऑलवेज। एरो की डायरेक्शन जिधर होती है वो हमेशा हमारा प्रोडक्ट साइड होता है। तो इसीलिए आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा रिएक्टेंट या कौन सा प्रोडक्ट है, आप वो एरो की डायरेक्शन से आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहां तक देखने के बाद इसमें एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जिंक कितने हैं, एक एटम है जिंक के, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिंक का 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो बेसिकली ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा। तो इसको बैलेंस करने की हमें क्या है, जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट यहाँ पे आती है कि क्या फैक्ट्स हैं कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन है, किस बेस पे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। ऐसे तो नहीं कि डायरेक्टली सभी उठा के हमने आए किसी को भी लिख दी। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट मस्ट बी मैच्ड विद एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। कोई भी रिएक्शंस अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख के आप कुछ भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर एक्चुअली में उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है देन ओनली वी कैन राइट अ केमिकल इक्वेशन, उस रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं वो केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड करना जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट आपका हो गया कि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से मैच होना चाहिए, एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट, केमिकल मस्ट बी बैलेंस्ड। जो केमिकल इक्वेशन है वो मस्ट बी बैलेंस्ड होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी मॉलिक्यूलर। जो भी आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं वो आपका मॉलिक्यूलर होना चाहिए। ओके, इतने सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमने डिस्कस किया है अभी तक, जिसके बिहाफ में हमने क्या कहा है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस की जरूरत क्यों होती है, और केमिकल इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो उसके पीछे का फैक्ट्स क्या, किस बेस पे उसको लिखा जाता है। ओके, उसी तरीके से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है केमिकल इक्वेशन के बेस पे। आखिर इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है, तो इंफॉर्मेशन कन्वेन्ड बाय द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, सबसे पहले इसको पॉइंट को हम समझते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिल सकता है कि कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, इट टेल्स अबाउट द सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म। जो भी किसी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट किया तो डेफिनेटली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही पार्टिसिपेट किए होंगे।
तो उस केस में हमें उस रिएक्टेंट के और उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या-क्या सिंबल्स और फॉर्मूले हैं, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर वो बैलेंस्ड है, तो उस बैलेंस्ड इक्वेशन में कितने मोल्स किसका पार्टिसिपेशन है, इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जिंक का दे रखा है। अगर हम कहें कि जिंक का 1 मोल H2SO4 के 1 मोल से 1 मोल ऑफ ZnSO4 और 1 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन करता है। इसकी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली मोल्स का जो पार्टिसिपेशन है, इसकी भी हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? इस केमिकल इक्वेशन से मिलती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलती है। इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कि कैसे आप मोल से अलग-अलग इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे। तो ये क्या-क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, इसके बारे में भी हमने समझ लिया कि इंफॉर्मेशन क्या-क्या मिलती है। सेकंड पॉइंट कि डेफिनिटली अगर ये है तो इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। उनके क्या-क्या लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्या-क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड नहीं कर पाती? केमिकल इक्वेशन कौन-कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें प्रोवाइड नहीं कर पाती? फर्स्ट, ये हमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताते। मतलब फिजिकल स्टेट कहने का मतलब हुआ कि लिक्विड है या गैसेस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो उनके बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उसके बाद वो केमिकल इक्वेशन हमें इस बात की भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। It does not tell whether a chemical reaction will occur or not. इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड नहीं करती है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? It does not tell about the speed of a chemical reaction. स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की भी इंफॉर्मेशन हमसे नहीं देती। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिटेशंस है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के, वो क्या-क्या है? ये हमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देती, केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती, अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो वो किस स्पीड से होगा, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड नहीं करती है। इतने सारे बेसिकली जो लिमिटेशंस हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये लिमिटेशंस किसके हैं? एक केमिकल इक्वेशंस के लिमिटेशंस हैं। तो फिर इस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं? ये जो हमारा अगला टारगेट होगा कि इस केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो अगर केमिकल इक्वेशन को अगर मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो फर्स्ट पॉइंट को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है कि फिजिकल स्टेट जो है आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो हम क्या लिख सकते हैं? द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग देयर केमिकल फार्मूला। इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने ये बताया है कि अगर हम फिजिकल स्टेट अगर लिखें तो इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि किस किस चीजों का पार्टिसिपेशन हुआ है और वो जो पार्टिसिपेट हुए हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में, वो किस फॉर्म में थे? गैसियस फॉर्म में थे, लिक्विड फॉर्म में थे, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो किस फॉर्म में थे? अगर मैं आपको ये रिएक्शन दे दूं, तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि जो आयरन का यूज किया वो सॉलिड फॉर्म का आयरन यूज किया था हमने, जो वाटर हमने यूज किया वो वेपर फॉर्म में यूज किया हुआ, मतलब गैसेस फॉर्म में यूज किया हुआ, और जो फॉर्मेशन हुआ Fe3O4 ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, और जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो गैसेस फॉर्म में हमारा रिलीज हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो बेसिकली इसीलिए हमारा टारगेट ये होता है कि हम अपने केमिकल इक्वेशन को कितना से अधिक मोर इन्फॉर्मेटिव बना सके। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि केमिकल चेंज केमिकल चेंज से केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन को हम एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करे। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हमारा एक रिएक्टेंट पार्ट होता है, एक प्रोडक्ट पार्ट होता है। इसको आइडेंटिफाई हम किस बेस पे करते हैं? एरो के बेस पे करते हैं। जिधर एरो की डायरेक्शन होगी वो हमारा प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। उसके बाद हमने सीखा कि क्या फैक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। तो वो हम लिखने के लिए पहला फैक्ट हमारा क्या है कि वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से मैच होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। क्या-क्या ऐसी इन्फॉर्मेशंस है जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलती है? तो हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके सिंबल और फॉर्मूले के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनमें कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पार्टिसिपेशन है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। लिमिटेशंस क्या-क्या हो सकते हैं? तो ये हमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ये इसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और ये हमें स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हम केमिकल इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं अगर हम क्या कर दें? फिजिकल स्टेट अगर हम मेंशन कर दें किसके? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के, तो हमारा केमिकल इक्वेशन और भी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग क्या होता है और बैलेंसिंग अब कैसे करते हैं। ये बहुत अगला टॉपिक जो होने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, और ये मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।
कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।